चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 176 जो है ना, इट टॉक्स अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसकी बात करता है ये? कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब ये है कि 173 में एफआईआर आ गई, बोलो एफआईआर रिकॉर्ड कर ली। 175 में बोल दिया कि एसएचओ के पास पावर है, क्या पावर है बताइए? इन्वेस्टिगेशन करने की विदाउट दी परमिशन ऑफ द, ठीक है। या फिर 174 में क्या आ गई? डीडीआर। क्या आ गया? डीडीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। और 174 के अंदर ही लिखा है कि पुलिस ऑफिसर के पास जो है इन्वेस्टिगेशन की पावर एज इट इज नहीं है, बट इफ ही ऑब्टेन्स द परमिशन देन ही हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेशन। तो वो कहाँ लिखा है? वो अलग अलग सेक्शन ही है, वो सेम ही सेक्शन है, बोलो यस और नो। 174 क्लॉज 2। तो इसमें पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बट ओनली विद ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द। तो अब फिर 176 क्या कह रहा है? 176 कह रहा है कि देखो आपने एफआईआर रिकॉर्ड कर ली, अब आपके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है कॉग्निजेबल में, तो अब आप क्या स्टार्ट कर दो? अब आप इन्वेस्टिगेशन आप स्टार्ट कर दो। तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो हमें कहाँ मिलेगा बताइए जरा? 176 में मिलेगा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। चलिए, और नॉन कॉग्निजेबल में बताइए। नॉन कॉग्निजेबल में डीडीआर रिकॉर्ड होती है 174 क्लॉज 1 में, और पावर कहाँ दे रखी है इन्वेस्टिगेशन की? 174 क्लॉज 2 में, ओनली विद ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। देन वेयर इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? नॉन कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कहाँ दे रखा है? 176 में ही दे रखा है। कहाँ दे रखा है? 170। बट कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 176 में नॉन कॉग्निजेबल की तो बात ही नहीं की, नॉन कॉग्निजेबल की बात नहीं की, और कॉग्निजेबल की बात करता है। 176 किसकी बात करता है? कॉग्निजेबल की। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 176 अप्लाइज इक्वली टू कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल। चलिए आइए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। तो अब सपोज करो कि एफआईआर रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, एफआईआर रिकॉर्ड हो गई है। अब देखते हैं आगे। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कौन सी? जो एसएचओ के पास क्या आई थी? इंफॉर्मेशन आई थी, कौन सी भाई? इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? देखो यहाँ लिखा है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 175 टू। तो मुझे बताओ 175 में पुलिस ऑफिसर कौन से ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एम्पावर्ड है बताइए? कॉग्निजेबल ना, बोलो यस और नो? कॉग्निजेबल ना। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है फिर किसके रिगार्डिंग आई है? तो फिर मतलब एफआईआर आई होगी, एफआईआर रिकॉर्ड कर ली होगी। तो अगर एक बार एफआईआर आ गई है, ठीक है, देन या फिर लिखा है इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और आगे क्या लिखा है? और अदरवाइज। कहने का मतलब कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है, मतलब एफआईआर नहीं भी आई, फिर भी पुलिस ऑफिसर जो है वो स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। वो अभी हम नीचे देखेंगे, बट यहाँ पर साफ साफ लिखा है इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ये तो पता चल गया कि एफआईआर आ गई, कॉग्निजेबल केस में तो एफआईआर ही आती है। और आगे क्या लिखा है? और अदरवाइज का मतलब, अब देखो ये बड़ी ना प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है। नॉर्मली अगर मैं आपको प्रैक्टिकलिटी में बताऊं तो जब तक एफआईआर रिकॉर्ड नहीं होती ना, तब तक पुलिस ऑफिसर 176 के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा ही नहीं। प्रैक्टिकलिटी तो ये है, बट थ्योरेटिकली 176 कहता है जब इंफॉर्मेशन आ गई तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी है, या फिर अदरवाइज भी लिखा हुआ है वर्ड, बोलो यस और नो? अब अदरवाइज का क्या मतलब है? अदरवाइज का मतलब याद करो। नहीं, कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट कर देगा पुलिस ऑफिसर? कैसे स्टार्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन? नहीं, वो नहीं। ये पुलिस ऑफिसर की पावर है कि अब इन्वेस्टिगेशन क्या करना है। बिल्कुल सही बोला मनीष ने, बिल्कुल सही बोला कि सर अदरवाइज का मतलब होता है सुओ मोटो। पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि क्या हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। समझ में आ रही है बात या नहीं? सुओ मोटो जैसे सपोज करो कि पुलिस ऑफिसर टीवी न्यूज देख रहे थे, उन्होंने देखा कि मॉडल टाउन का एरिया है, मॉडल टाउन एरिया मतलब उनकी जुरिडिक्शन थी मॉडल टाउन थाने में। उन्होंने देखा हमारे थाने की जुरिडिक्शन में ये ऑफेंस हो गया, रिपोर्टर दिखा रहे हैं, हमें नहीं पता चला, हमारे पास कोई एफआईआर नहीं आई अभी तक, हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई अभी तक। तो वहां पर पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीड कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए? बोलो या क्योंकि 176 में तो ये बोला कि क्या कर दो स्टार्टअप, पावर तो आपको मिली, अब आप क्या करेंगे?
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड पर ही होगी, मतलब जब एफआईआर होगी तभी स्टार्ट होगी, या अदरवाइज भी हो सकती है? आप सोचो ना, प्रैक्टिकल सोचो। सपोज करो आप एक पुलिस वाले हो, अब आपकी जुरिस्डिक्शन में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, अब आपके पास एफआईआर आ गई, तो आपको पता है यार मेरे पास 175 में क्या है, पावर है, और 176 में अब मैं क्या करूंगा, प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड क्या करूंगा, तो यहां पर देखो प्रोसीड क्या करना है कि वो कह रहा है कि ही शैल प्रोसीड टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। लिखा है ना, शैल लिखा है कि नहीं, बोलो या तो ही शैल लिखा हुआ है यहाँ पर, शैल प्रोसीड इन पर्सन, और तो प्रोसीड टू द स्पॉट। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप एक पुलिस ऑफिसर होंगे, आपके पास एफआईआर आ जाएगी, तो आपको पता है यू आर एम्पावर्ड अंडर 175, नाउ यू विल प्रोसीड टू द स्पॉट और नॉट, बोलो यस और नो। 176 तो आपको डायरेक्शन दे रहा है ना कि आप प्रोसीड करिए, स्पॉट पे जाइए, बोलो यस और नो। वो शेल वर्ड लिख रहा है कि नहीं लिख रहा कि पुलिस ऑफिसर को जाना है स्पॉट के ऊपर। पर सपोज करिए कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपके एरिया के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, आपको कोई एफआईआर लिखवाने नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेंट नहीं आया, कोई विक्टिम के रिलेटिव्स नहीं आए, बट अब आपको अपने आप इन्फॉर्मेशन मिल गई, या टीवी के दौरान टीवी से माध्यम से मिली, या किसी भी माध्यम से मिली, आपको इन्फॉर्मेशन मिली। नाउ आर यू रिस्ट्रिक्टेड कि भाई जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आई कैन नॉट प्रोसीड टू द स्पॉट, बोलो यस और नो। आर यू रिस्ट्रिक्टेड? नहीं, यहाँ लिखा है इफ ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज भी अगर आपको मिल गई आपको आगे प्रोसीड। बट नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकलिटी में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन, देखो स्पॉट पे तो चले जाते हैं, स्पॉट पे जाके जो वो क्राइम सीन है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे, ताकि वाइटल एविडेंस लॉस ना हो जाए, बट दे विल नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ लिखा है प्रोसीड टू द स्पॉट टू, क्या लिखा है आगे, इन्वेस्टिगेट। प्रोसीड टू द स्पॉट एंड इन्वेस्टिगेट द, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है पता है, कि भाई विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। 161 के बयान होते थे ना पहले, अब वो 180 के बयान हो गए ना, बोलो यस और नो, 180 बीएनएसएस, और उसके बाद कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना वो रिकॉर्ड कराओ, अरेस्ट करना है वो करो अरेस्ट, बोलो यस और नो। इन्वेस्टिगेट का मतलब सारा जो इन्वेस्टिगेशन में होता है वो सारा आप करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, बोलो यस और नो। अगर किसी की डेथ हो जाए, डेथ के केसेस में क्या होती हैं, इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब इन्फॉर्मेशन आई तो उनको स्पॉट पे जाना है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। बट यहीं पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं इन्फॉर्मेशन आए, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी आई, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो भाई तब भी तो आपको जाना ही पड़ेगा, बोलो यस और नो, तब भी तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। बट प्रैक्टिकलिटी में पुलिस ऑफिसर्स को भी ये डायरेक्शन होती है कि जब तक आपको एफआईआर ना आए तब तक आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, ऐसा क्यों डायरेक्शन दी जाती है बताना जरा, कि भाई जब तक आपको एफआईआर नहीं मिलती तब तक आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, बताओ ऐसा क्यों बोलते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई ना, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने स्टार्ट करी, सपोज करो विटनेसेस की इन्होंने एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया ऑल दैट, उसके बाद इन द मीन टाइम इनके पास कोई इन्फॉर्मेंट आता है और इनको वो क्या लिखवाता है, एफआईआर, समझ आई? और ये एफआईआर कहाँ लिखी गई है बताओ, इन द कोर्स ऑफ, और अगर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर एफआईआर रिकॉर्ड हुई है देन द बार ऑफ सेक्शन 181 विल अप्लाई। 181 का बार क्या होता है बताओ, कि भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को दी गई कोई भी स्टेटमेंट, उसका कोई भी आप एविडेंस में यूज एक्सेप्ट 3 पर्पसेस, मैंने आपको बताए थे 3 पर्पस क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, डाइंग डेक्लेरेशन और डिस्कवरी स्टेटमेंट। आई बात समझ या नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं स्टार्ट करते क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले एफआईआर आ जाए, एफआईआर अगर आ गई तो एफआईआर के बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इसमें जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी पुलिस, इसका कोई यूज नहीं हो सकता। बट ये एफआईआर तो बिफोर इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, तो इसके ऊपर क्या 181 का बार लगेगा? तो एफआईआर को वो यूज करते हैं क्या, एज अ कॉरोबरेटिंग एविडेंस और एज अ फॉर द यूज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, प्रोसीजरल यूज, कॉरोबरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन, रिफ्रेशिंग द मेमोरी, इंपीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, इवन के सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में भी यूज कर लेते हैं, बोलो यस और नो, इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट जेस्टे कंडक्ट, बोलो यस और नो। तो यही मेन रीजन है। तो आप बोलोगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन विदाउट एफआईआर स्टार्ट हो सकती है? अगर किसी पुलिस ऑफिसर से पूछेंगे ना, वो तो कहेंगे विदाउट एफआईआर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, क्योंकि उनको डायरेक्शन यही होती है कि पहले आपको क्या करनी है, एफआईआर रिकॉर्ड करनी है। बट थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग टू द बीएनएसएस इट इज पॉसिबल दैट even if the FIR is not been registered, the police officer can still start the investigation. तो ये पॉइंट क्लियर है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज। अब आगे चलते हैं जी, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड मतलब अगर एफआईआर आ गई या अदरवाइज भी अगर इंफॉर्मेशन मिल गई है, एंड अगर इंफॉर्मेशन आई, एफआईआर आई, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एसएचओ, इंफॉर्मेशन आई जब एफआईआर, हैज रीजन टू सस्पेक्ट,
उस एफआईआर के ऊपर ही हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट व्हाट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, विच ऑफेंस, विच दैट एसएचओ इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 175(2). तो मतलब इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शीट, एफआईआर से अगर एसएचओ साहब को एक ये रीजन है शक करने का कि भाई इन्होंने इस एफआईआर में जो बताया गया है कि जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको ये रीजन टू सस्पेक्ट है कि भाई वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन फिर वो क्या करेंगे, उनको दो चीजें करनी है। क्या करनी है? दो चीजें। देखो, ही शैल लिखा ना, ही शैल फोर्थविथ, तुरंत सेंड अ रिपोर्ट टू ऑफ द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। बस यहीं तक रुक जाओ, अपॉन पुलिस रिपोर्ट, बस यहीं तक रुक जाओ। तो मतलब पहला काम क्या करना है बताइए, जब इंफॉर्मेशन आई और उनको ये सस्पेक्ट है कि हाँ भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर पहला काम क्या करना है उनको कि भाई उनको मैजिस्ट्रेट को क्या भेजनी है, तुरंत क्या भेजनी है, ये रिपोर्ट होती है अक्रेंस रिपोर्ट। लिख लो इसके ऊपर, क्या लिखोगे इसका, अक्रेंस रिपोर्ट को बोलते हैं वाक्या रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? वाक्या हो गया, ठीक है, ये वाक्या हो गया, ये हादसा हो गया, समझ आई? बोलो ऐसा वाक्या रिपोर्ट या अक्रेंस रिपोर्ट बोल देते हैं, समझ आई बात? तो उनको तुरंत पहले क्या भेजनी है, अक्रेंस रिपोर्ट। अक्रेंस मतलब सर अक्कर हो गया, क्या हो गया, घटना अक्कर हुई है, अक्रेंस रिपोर्ट भेजनी है। किसको भेजनी है बताइए? मैजिस्ट्रेट कौन से, बताइए कौन से? यहाँ पर इलाका नहीं लिखा हुआ है, देखिए टू अ मैजिस्ट्रेट क्या लिखा है, एम्पावर टू टेक, बस रुक जाओ, अब मुझे बताओ 210 में कॉग्निजेंस पढ़ा था, हु इज एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, बताइए? एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा टू द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू ट्राई द केस और इंक्वायर द केस, ऐसा तो नहीं लिखा। तो जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट तो नहीं लिखा। तो यहाँ पर एनी मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं इट इज ऑलवेज द एरिया मैजिस्ट्रेट, क्योंकि भाई अब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अक्रेंस रिपोर्ट, जिस मैजिस्ट्रेट ने केस को ट्राई करना है आगे जाके, जिस मैजिस्ट्रेट ने केस की इंक्वायरी स्टार्ट करनी है, वो तो उसी को भेजोगे ना अक्रेंस रिपोर्ट। दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब को भेज के क्या करोगे, बोलो यस और नो? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जैसे इंफॉर्मेशन मिली या अदरवाइज ऑल्सो, अगर उनको उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एसएचओ साहब को ये शक है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो पहला काम ये करेंगे कि तुरंत अक्रेंस रिपोर्ट भेजेंगे। अक्रेंस रिपोर्ट पता कुछ नहीं होती, अक्रेंस रिपोर्ट होती है एफआईआर की कॉपी। एफआईआर जो है उसकी कॉपी भेज दी मैजिस्ट्रेट साहब को, और उसके ऊपर कई जगह एंडोर्समेंट कर देते हैं, कई जगह एंडोर्समेंट नहीं करते। अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में दे जस्ट गिव द कॉपी ऑफ द एफआईआर टू द मैजिस्ट्रेट। कॉपी एफआईआर की देना मैजिस्ट्रेट साहब को, वो अक्रेंस रिपोर्ट है, वो अपने आप में ये इंडिकेट कर रही है कि वी आर स्टार्टिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला तुरंत क्या भेजनी है, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या भेजेंगे, अभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करिए स्टार्ट, अभी तो क्या है, सिर्फ एफआईआर आई है ना, अभी तो इनिशियल स्टेज है ना, बोलो यस और नो? तो वो उस रिपोर्ट के अंदर ये थोड़ी पढ़ेंगे कि हमें ये एविडेंस मिले, ये मिले, वो तो पुलिस रिपोर्ट में लगती है ना, बोलो यस और नो? पुलिस रिपोर्ट एंड अक्रेंस रिपोर्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ध्यान से सुन लो मेरी बात। पुलिस रिपोर्ट जो है वो, ध्यान से देखो जरा एक बार, यहां पर देखो एफआईआर आई, एफआईआर रिकॉर्ड कर ली 173 में, बोलो यस और नो? तो एफआईआर के बाद जो अक्रेंस रिपोर्ट लगती है वो यही लग जाती है। अक्रेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को जो जाएगी 176 के अंदर। और पुलिस रिपोर्ट कहाँ लगती है पता है? वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, सारे एविडेंस इकट्ठे हुए, और यहां पर क्या लगी है, पुलिस रिपोर्ट 190। आई बात समझ? इसका स्टेज और इसका स्टेज देख रहे हो कहां पर है? ये बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज यहीं पे लगी है, बोलो यस और नो? यहीं पे जैसे ही एफआईआर आई तुरंत लग गई अक्रेंस रिपोर्ट। कहां गई? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। और पुलिस रिपोर्ट तो लगती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, वो तो तब लगेगी, बोलो यस और नो? दोनों के स्टेज बहुत डिफरेंट है। अब मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकलिटी में अगर पंजाब में देखोगे तो वो एफआईआर की कॉपी भेज देते हैं, वाक्य रिपोर्ट। और एफआईआर की कॉपी भेजना अपने आप में ये इंडिकेशन है, मैजिस्ट्रेट साहब को ये कन्वे करें कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, ठीक है। और कई जगह अगर दिल्ली वाली साइड पे देखेंगे तो एफआईआर के साथ एक एंडोर्समेंट कर देते हैं। वो एंडोर्समेंट क्या करते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस, लिख के भेजते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन इन दिस। आई बात समझ या नहीं? देखो अक्रेंस रिपोर्ट यहाँ पर पहला काम होगा कि मैजिस्ट्रेट साहब को अक्रेंस रिपोर्ट भेज दो। पता क्यों भेज दो? व्हाट इज द पर्पस? ये क्यों मंगवा रहे हैं अक्रेंस रिपोर्ट? क्योंकि पहले क्या होता था, एफआईआर जो रिकॉर्ड होती थी हैंड रिटन होती थी, एक रजिस्टर पे काटते थे, ठीक है। तो वो वहां पर एफआईआर नंबर होता था, पेजिनेटेड होती थी, एफआईआर डायरी होती है ना, बोलो यस और नो? एफआईआर डायरी है और वहां पर पेजिनेटेड है वो, तो वहां पर एफआईआर नंबर देके उसको वहां पर लिखना स्टार्ट करा, और लिखना स्टार्ट करा, नीचे वाली ये लाइन खाली छोड़ दी। आई बात समझ या नहीं? नीचे वाली लाइन, ताकि कल को अगर मैनिपुलेशंस करनी पड़ जाए
पुलिस वाले अंकल को, तो वो मैनिपुलेशंस कर लें। बोलो यस और नो। मैनिपुलेशंस करनी पड़ जाए तो वो मैनिपुलेशंस कर लें। तो यहाँ पर अगर एक्यूज ये था तो थोड़ा सा कहानी घुमानी पड़ जाए तो वाई या जेड किसी और को भी डाल दिया यहाँ पर। बोलो यस और नो। समझ आई बात या नहीं? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जैसे ही घटना हुई, जैसे ही एफआईआर आई, अब आप स्पॉट पे बाद में जाएंगे, पहले क्या करेंगे? पहले अकरेंस रिपोर्ट भेजो, सो दैट द स्कोप ऑफ एनी मैनिपुलेशंस आर अवॉइडेड। समझ आई बात या नहीं? कि मैनिपुलेशंस ना हो पाए। अकरेंस रिपोर्ट के 3 पर्पस होते हैं। 3 पर्पस होते हैं, ध्यान सुनो। एक होता है टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट दैट सो एंड सो ऑफेंस हैज बीन हैपेंड इन हिज जुरिसडिक्शन। सर आपकी जुरिसडिक्शन में ये ऑफेंस हो गया है, सर हमारे पास एफआईआर आई है। तो पहला पर्पस है कि इंफॉर्मेशन देना मैजिस्ट्रेट को। दूसरा पर्पस आप समझ गए हैं कि मैनिपुलेशंस को क्या करना? अवॉइड करना, कि भाई कल को एफआईआर के अंदर चेंज ना करने कुछ। समझ आई बात या नहीं? भैया पुलिस रिपोर्ट जब लगाते हैं तो एफआईआर की कॉपी भी तो होती है ना उसके अंदर। बोलो यस और नो। तो तब तक आते आते तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। दूसरा पर्पस क्या हो गया? टू अवॉइड मैनिपुलेशंस। एंड तीसरा पर्पस होता है जिससे मैसेज साहब को ये पता चलता है कि क्या इस केस में ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये भी इन्फॉर्म करना है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली वाली साइड पे तो एंडोर्समेंट देते हैं वो, साथ में क्या देते हैं वो? एंडोर्समेंट देते हैं कि सर वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। और अगर वो इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो वो एफआईआर की कॉपी के साथ लिख देते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस। समझ में आ रही है बात या नहीं? अकरेंस रिपोर्ट के 3 पर्पस समझ में आ गए नहीं? एक तो मैसेज आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन होने लगी है इसमें, या अगर वो करने लगे हैं तो पता चल जाएगा क्योंकि उसमें लिख के भेजा। पंजाब में वो कुछ नहीं लिख के भेजे, बस एफआईआर की कॉपी दे दी। इसका मतलब ये अपने आप, इसका मतलब ये है कि ये इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो एफआईआर की कॉपी नहीं भेजते, मतलब अकरेंस रिपोर्ट के अंदर, तो वो स्पेशल रिपोर्ट भेजते हैं कि सर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। एफआईआर की कॉपी भेजेंगे उसमें, और उसमें एक स्पेशल रिपोर्ट भेजेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन, पंजाब की बात करूं, जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, दे विल सेंड द कॉपी ऑफ द एफआईआर प्लस दे विल मेक अ स्पेशल रिपोर्ट। उसमें रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड व्हाट आर द रीजन भी लिख के भेजा, ताकि मैसेज साहब को पता चल जाए कि हम इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। इवन दो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट फिर भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? अकरेंस रिपोर्ट का पर्पस समझ में आ गया? अभी आगे जाके और क्लियर करेंगे अकरेंस रिपोर्ट को क्या है, बट अभी मोटा मोटा यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो बताइए, जब एक एफआईआर आई या कोई भी इंफॉर्मेशन आई, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब का पहला काम क्या है? क्या भेजना है? फोर्थ विद। अब फोर्थ विद का ये मतलब नहीं है कि भाई जैसे एफआईआर आई तो पहले एक पर्सन को, पुलिस वाले को बोला जा फटाफट मैजिस्ट्रेट साहब के पास लेके आ। ऐसा नहीं है। उस दिन का मतलब मान लो उस दिन में 4 बजे 5 बजे, मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम होता है इनका, तो उसमें फिर ये जितनी एफआईआर आई या जो भी आई उन सबकी क्या भेज देते हैं? अकरेंस रिपोर्ट। इवन कि मैंने तो मतलब ये सुना है कि अगर जैसे रात को एफआईआर आई तो ये रात को भी बेल बजा देते हैं और वो मैजिस्ट्रेट साहब को रात को भी डिस्टर्ब कर देते हैं कि सर ये, क्योंकि अकरेंस रिपोर्ट फोर्थ में लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, और वो रिपोर्ट दे देते हैं कि सर ये लो जी एफआईआर की कॉपी। हाँ तो वो मतलब कि तुरंत सेंड कर देते हैं। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? देखो अब तो चेंज हो गया ना, अब तो मुझे लगता है काफ़ी जगह पर जो एफआईआर भी है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है। तो अब पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि मैजिस्ट्रेट को रात को भी ये उनके घर की बेल बजा देते थे कि सर ये अकरेंस रिपोर्ट, उसको स्पेशल रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते थे? स्पेशल रिपोर्ट बोलते हैं। अकरेंस रिपोर्ट को ये कई बार क्या बोल देते हैं? स्पेशल रिपोर्ट। तो वो बेल बजाते, तो फिर इन्होंने बोला कि भाई देखो, जो कमिश्नर हैं इनको बोला कि अगर आपके पास एफआईआर आती है तो रात को आपके ये मुलाजिम बेल बजा देते हैं। एक तो सुबह हम कोर्ट में वैसे ही इतने केसेस होते हैं और रात को भी नहीं सोने दे रहे आप, तो उस केस में फिर कहते हैं कि आप अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप ईमेल कर दीजिए। जैसे क्या हो गया, आप ईमेल कर दीजिए। ईमेल हो गया, फिर भी रिकॉर्ड आ गया मैजिस्ट्रेट के पास। बोलो ये आसान हो। तो पहला काम क्या है बताइए फटाफट जल्दी। नहीं हो गया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, हो गया होगा सर, बताइए प्लीज। सबसे पहला क्या करेंगे जब एफआईआर आई या अदरवाइज आया? अकरेंस रिपोर्ट भेजेंगे। किसको भेजेंगे बताइए? टू द एरिया मैजिस्ट्रेट। समझ आई? आगे वर्ड क्या लिखा है? एंड। तो जैसे ही अकरेंस रिपोर्ट भेजी, अब क्या करेंगे? शैल लिखा है। प्रोसीड इन पर्सन, एसएचओ साहब खुद जाएंगे या फिर डिप्यूट करेंगे अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, नॉट बिलोंग द रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में। तो मतलब एएसआई रैंक या मतलब हेड कांस्टेबल रैंक, मतलब जो बड़े ऑफेंसेस होते हैं उसमें एएसआई होते हैं, जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं हेड कांस्टेबल तक वो कर लेते हैं, आईओ बना देते हैं उसको। समझ आई बात या नहीं? तो या तो खुद जाएंगे इन पर्सन या अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेंगे, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर से पास करते कि इन लोगों को आप डिप्यूट कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो।
आगे लिखा है फिर इन पर्सन क्या लिखा है, शेल इन पर्सन टू प्रोसीड टू द स्पॉट। अब जाएंगे मौके पे, मौके पे जाके क्या कर देंगे स्टार्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्स। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, एफआईआर रिकॉर्ड हो गई है, अक्रेंस बोर्ड भेज दी है, अब मौके पे जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो। मतलब क्या कि भाई किसी के बयान रिकॉर्ड करने, कोई विटनेस मिल गया आपको तो 179 के अंदर उसको बुला लिया, 180 के अंदर उसके नहीं, किसमें बुलाते हैं उसको, बताया था ना मैंने, 179 में कॉलिंग है और 180 में बयान है। कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने वो करवा लो सारे। तो इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द, अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करना है तो आगे बढ़ो, एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द, ठीक है अरेस्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर अनिश कुमार की जजमेंट मैंने पढ़ाई थी ना आपको, अरेस्ट जहां जरूरी है वहीं करना है। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलो यस और नो, यहां तक क्लियर हो गया है। पर अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर आपने बोला था कि भाई सर एफआईआर लॉज होती 173 में, 175 में पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेट की, एंड प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है ना कि क्या क्या करना है आपको, बोलो यस और नो। बट व्हाट अबाउट नॉन कॉग्निजेबल केसेस, सर वहां पर 174 में डीडीआर रिकॉर्ड हो गई, 174(2) में चलो मैजिस्ट्रेट से परमिशन भी मिल गई, तो पर सर मान लो परमिशन मिल गई, अब इन्वेस्टिगेशन करनी कहाँ पर, उसका प्रोसेस कहाँ है। तो मैंने बोला था 176 में, तो 176 में कहाँ लिखा है नॉन कॉग्निजेबल, कुछ नहीं लिखा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वन तो सुरभि ने बोला सर 174 क्लॉज 3 में लिखा तो हुआ है कि अगर एक बार परमिशन मिल गई उसके बाद वो सारी सेम पावर्स है इन्वेस्टिगेशन की जो एक ऑफिसर इंचार्ज के पास होती है, कौन सी, तो आप प्लीज लिखिए, प्लीज अपनी कॉपी पे लिखिए ये पॉइंट, आप ना दोनों के लिए लिख लो, कॉग्निजेबल केस लिख लो यहाँ पर और यहाँ पर लिख लो नॉन कॉग्निजेबल केस। इसमें लिखिए कॉग्निजेबल में केस में लिखिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर, रिकॉर्डिंग ऑफ, कॉग्निजेबल में लिखिए रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर, लिखिए सेक्शन 173, देन लिखिए पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर टू इन्वेस्टिगेट, ये लिखिए आप 175, एंड देन लिखिए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये लिखिए 176 में, और यहां पर आप लिखिए नॉन कॉग्निजेबल में लिखिए प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ डीडीआर, रिकॉर्डिंग ऑफ डीडीआर 174 क्लॉज 1, देन आप लिखिए पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन आप लिखिए 174 क्लॉज 2, एंड देन लिखिए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 174 क्लॉज 3 रेड विद सेक्शन 176। इज दैट क्लियर, बोलो यस और नो, इज दैट क्लियर। ठीक है, इसको लिख लो, थोड़ा सा लिख लो प्लीज। इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, in non-cognizable cases, the power of investigation and also the recording of NCR, and also the recording of NCR the power of investigation and also the recording of NCR or DDR is to be found in section 174, is to be found in section 174, is to be found in section 174, and the procedure of investigation is to be found under section 174 clause 3, is to be found under section 174 clause 3 read with section 176. Is that fine? चलें आगे. Now let us read ahead. So now we are over with this part.
यहाँ पर हमने ये रीड कर लिया. नाउ लेट्स रीड फर्दर. फिर आगे क्या होगा जी, लिखा है प्रोवाइडेड दैट when information as to the commission of any such offense is given against any person by name. इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब वो जो अच्छा इसको पढ़ने से पहले एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, आप उसके बारे में फिर मैं आगे पढ़ता हूँ. एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है. हमने ये देख लिया कि नॉन कॉग्निजेबल में प्रोसेस तो 176 वाले फॉलो होना है, बोलो यस और नो. पर 176 कहता है कि तुरंत आपको अकरेंस रिपोर्ट भेजनी है. बोलता है कि नहीं बोलता? तो आप मुझे ये बताओ कि कॉग्निजेबल में तो चलो एफआईआर रिकॉर्ड करी, और एफआईआर रिकॉर्ड करने के बाद सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो एफआईआर की कॉपी मैजिस्ट्रेट के पास तो पहुंची नहीं थी, इसीलिए वहां पर अकरेंस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है. बट एनसीआर के केस में, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में तो पहले तो भेज दिया कि नहीं भेजते, बोलो एनसीआर की रिपोर्ट. तो जब एनसीआर की नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो क्या वहां पर भी अकरेंस रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी? वहां पर अकरेंस रिपोर्ट भेजने की क्या जरूरत है? वहां पर तो ऑलरेडी डीडीआर रिपोर्ट भेजी हुई है ना, बोलो यस और नो. तो वहां पर तो ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट के पास डीडीआर है, तभी तो उसके बेसिस पे उन्होंने परमिशन ग्रांट करी है, बोलो यस और नो. हाँ, परमिशन लेते हैं, उसी के बेसिस पे लेते हैं. समझ में आई बात? बस एक डिफरेंस और है, एक तो अकरेंस रिपोर्ट नहीं भेजनी नॉन कॉग्निजेबल केसेस में. दूसरा डिफरेंस ये है कि भाई इसमें 176 में कॉग्निजेबल केसेस में तो लिखा है इफ नेसेसरी अरेस्ट भी कर लो, बट वहां पर तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी. बट अगर अरेस्ट करना है तो वहां पर स्पेशली क्या लेना पड़ेगा? वारंट लेना पड़ेगा. इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो यस और नो. नाउ इसको भी आप लिख ही लो प्लीज, इसको भी लिख लो आप. देखिए देखिए, सेक्शन 176 applies upon both cognizable and non-cognizable offences. Section 176 applies upon both cognizable and non-cognizable offences. In the case of non-cognizable offences, in the case of non-cognizable offences, in the case of non-cognizable offences, first the permission of the magistrate, first the permission of the magistrate under section, first the permission of the magistrate under section, permission of the magistrate under section 174 clause 2 will be required, 174 clause 2 will be required, 174 clause 2 will be required, and thereafter only the proceeding of section 176, and thereafter only the proceeding of section 176 read with section 174 clause 3 will apply, and thereafter only the proceeding of section 176 read with section 174 clause 3 will apply. Full stop. आगे लिखिए also in non-cognizable cases, also in non-cognizable cases there is no need, also in non-cognizable cases there is no need for sending the occurrence report separately, there is no need for sending the occurrence report separately, or sending the occurrence report separately, as the magistrate already has, as the magistrate already has a copy of the DDR, as the magistrate already has a copy of the DDR at the time when he passes the order of investigation, when he passes the order of investigation. Full stop. In non-cognizable cases, the police officer cannot arrest the accused without warrant. In non-cognizable cases, police officer
कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज विदाउट वारंट, विदाउट वारंट। इज दैट क्लियर? बताइए प्लीज, इज दैट क्लियर? फिर मेरे यहाँ पर मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा है। पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, तो अगर एफआईआर रिकॉर्ड हुई है तो अकरेंस रिपोर्ट भेज रहे हो आप। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है उसमें मैंने बोला अकरेंस रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है सेपरेटली, बिकॉज परमिशन ही हमने एनसीआर के बेस पे लिया है। बोलो यस और नो? बट यहाँ पर जो अदरवाइज लिखा है, मतलब सुओ मोटो, आपकी लिमिट्स के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो आप एफआईआर की वेट थोड़ी करोगे, आप स्टार्ट करोगे इन्वेस्टिगेशन। बोलो यस और नो? भाई आप नाका लगा रखा था पुलिस ने, कोई एफआईआर नहीं आई, नाका लगा रखा था। जब नाके के दौरान चेकिंग हुई तो पुलिस ने देखा कि भाई ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये चोरी का मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, तो वहां पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, उससे पूछेगी, हो सकता है बयान रिकॉर्ड करे किसी के या कुछ भी करे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी ना। तो और जो मैंने बोला था टीवी के ऊपर जो रिपोर्ट आ रही थी उसके बेसिस पे पुलिस वहां पर प्रोसीड करी, और आई समझ आया नहीं? बट वहां पर एक पॉइंट है कि चलो प्रोसीड तो करिए स्पॉट के ऊपर, बट यहाँ जब पुलिस ने विदाउट एफआईआर अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है, व्हाट अबाउट द अकरेंस रिपोर्ट? वहां पर क्या अकरेंस रिपोर्ट करेगी? वहां पर क्या अकरेंस रिपोर्ट होगी? तो देखो, इट इज माय ओपिनियन एंड बट प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं। इट इज माय ओपिनियन। देखो होता क्या है कि जब भी पुलिस जाती है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मैंने आपको बोला कि पुलिस स्टेशन में 3-4 तरह की डायरीज होती हैं। एक होती है जर्नल डायरी। क्या होती है? एक जर्नल डायरी। जर्नल डायरी जिसको हम रोज नामचा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोज नामचा। और उसको मतलब यहाँ पर पंजाब में बोल देते हैं डीडीआर, डेली डायरी रिपोर्ट। डेली, समझ आ रहा है? डेली डायरी। तो आप बोलोगे सर एनसीआर में भी डेली डायरी लिखा है और ये भी डेली डायरी। डेली डायरी जो होती है ना, एक बड़ी डायरी होती है। उसमें क्या होता है कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी आया उसकी एंट्री। अगर पुलिस पार्टी कहीं नाका लगाने जा रही है तो पुलिस पार्टी में कितने लोग गए, कितनी राइफल्स लेके गए, कितने बुलेट्स लेके गए, कब आए, कौन गया। इवन कि अगर कोई एफआईआर रिकॉर्ड करवाने आता है तो एफआईआर डायरी के अंदर तो वो एंट्री रिकॉर्ड होती है, डीडीआर में अलग से होती है। डीडीआर में डिटेल में नहीं होती, बट डीडीआर में एक एंट्री जरूर होती है। जनरल डायरी की बात कर रहा हूं मैं जनरल डायरी की बात कर रहा हूं, उसमें भी एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अदरवाइज पुलिस ऑफिसर ने स्टार्ट कर दी इन्वेस्टिगेशन, उस केस में अकरेंस रिपोर्ट क्या है? उस केस में मुझे बताओ, जनरल डायरी में तो एंट्री काट के जाएंगे ना, बोलो यस और नो, कि हम जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी ही रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को दे देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हमें पता चला तो हम मौके पे जा रहे हैं। बोलो यस और नो, ऐसा ऐसा हमें पता चला। बट ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं करते वो। बेसिकली दे गो टू द स्पॉट पे जाते हैं एंड दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, जो भी मौके पे हुआ। एंड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनके पास जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? एफआईआर काटते हैं, और ये एफआईआर की कॉपी वो भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकरेंस रिपोर्ट। बट इसमें एक डिफेक्ट है, अब ये एफआईआर अब यूज नहीं हो पाएगी। किस पर्पस के लिए? कोरोबरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन। बट अकरेंस रिपोर्ट तो इस एफआईआर की कॉपी ही। बट मुझे बताओ, डीडीआर एंट्री भेज तो सकते हैं वो? बोलो यस और नो, कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, ऐसे हमें पता चला कि वहां पर मर्डर हो गया, तो हमें कोई एफआईआर तो नहीं आई, बट हमें सुओ मोटो ऐसी कोई इतला मिली है। ठीक है, समझ आई बात या नहीं? चलिए आगे, इतलानामा भी बोल देते हैं ऐसे, इतलानामा। इतला करनी है कि नहीं? बोलो, चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड हेड एंड अब ये पढ़ते हैं प्लीज। प्रोवाइडेड दैट व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन। तो भाई जब आप इंफॉर्मेशन एफआईआर लिखवाते हो किसी पर्सन के अगेंस्ट, बट आपने अब जो एक्यूज का है ना नाम, उसका नाम लिखवाया है, मतलब एक्यूज पता है आपको कौन है। एक होता है अनआइडेंटिफाइड एक्यूज, एक होता है कि आपको पता है कि मेरे खिलाफ ये किसने किया है। तो जब इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आती है और उसमें एक्यूज का नेम दिया है उसने, इंफॉर्मेंट ने, एंड दूसरे दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो एक्यूज का नेम दिया है, इसका मतलब एक्यूज की आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड है। एंड सेकंड थिंग, केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, केस सीरियस नेचर का नहीं है। उस केस में कह रहे हैं द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। फिर वो कह रहे हैं कि मौके पे जाने की जरूरत नहीं है। मौके पे जाने की जरूरत है? मुझे बताओ, आप एक पुलिस ऑफिसर हो, अपने ऊपर ले लो ना, आप एक पुलिस ऑफिसर हो। अब आपको बहुत सारे दिन में इंफॉर्मेशन एफआईआर आती है कॉग्निजेबल केसेस की, नॉन कॉग्निजेबल केसेस की।
अब क्या आपको लगता है कि हर केस में मौके पे जाना जरूरी होता है? भाई कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मौके पे कोई एविडेंस होता ही नहीं है। जैसे मान लो एक बंदे ने दूसरे थप्पड़ मार दिया, अब मौके पे जाके चलो आप विटनेस के जाके बयान ले सकते हैं वहां जाके, पर जैसे मान लो छोटा सा ऑफेंस है, चीटिंग वाला ऑफेंस है, या मान लो चीटिंग का छोड़ो, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, अब वो दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, तो किया था, अब क्या, अब वो चले भी जाए मौके पे तो कुछ मिलेगा वहां पर? बोलो या सवाना, कोई मिलेगा वहां पर एविडेंस? नहीं मिलेगा ना। तो पुलिस हर ऑफेंस में मौके पे नहीं जाती है। एफआईआर रिकॉर्ड कर ली तो आप ये ना एसएचओ साहब मौके पे नहीं जा रहे इन्वेस्टिगेट करने, यहाँ लिखा हुआ है एसएचओ साहब को कि भाई अगर ऑफेंस लेस सीरियस नेचर का है तो ऐसे तो फिर पुलिस तो हर केस में मौके पे पहुंची रहेगी। तो जहां पर जिस केस के अंदर लेस सीरियस केस है और जहां पर पर्टिकुलरली एक्यूज की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी गई है, उन केसेस में ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्पॉट के ऊपर जाए, क्योंकि और ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि भाई ये उन्हीं केसेस में होता है जहां पर मौके पे कोई एविडेंस मिलने की कोई संभावना, आगे बात समझ या नहीं? जब मौके पे कोई मिलने की संभावना नहीं, वहां पर जाने की जरूरत है, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो क्या करेंगे बताओ? ये कह रहे मौके पे नहीं जाना तो क्या करेंगे फिर? भाई फिर उसको 179 का नोटिस देके अपने पास बुलाएंगे। समझ आई बात या नहीं? जब मौके पे तो कुछ मिलना नहीं है तो पहले 160 के अंदर बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे कि आज भाई आपसे क्या करनी है, हमें एक्यूज को बुला लिया, विटनेस को बुला लिया, बोलो यस और नो। तो अब आप यहीं पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए कि अब स्पॉट पे जाने की जरूरत नहीं है, रादर जो है उसको जो है सम्मन कर सकते हैं, किसको नोटिस देके बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन में, एक्यूज को बुला लेंगे, किसी विटनेस को बुला लेंगे, हुएवर इज एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। बोलिए, इज दैट क्लियर? बोलिए। चलिए आगे, चलिए आगे देखिए प्लीज। आगे लिखा है इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब एफआईआर आई, एफआईआर के बाद अब द एसएचओ हैज नो रीजन टू नो रीजन ऑफ सस्पिशन कि इसके अंदर ऑफेंस हुआ है। ऊपर तो लिखा था ना कि अगर रीजन ऑफ सस्पिशन है, बोलो यहाँ पढ़ा था ना, रीजन टू सस्पेक्ट है, बोलो यस और नो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन आने के बाद ऑफिसर को लगता है इट अपीयर्स टू द ऑफिसर देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब एसएचओ फील्स दैट इट इज अ फॉल्स एफआईआर। क्या है ये? और याद करो ललिता कुमारी, ललिता कुमारी में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जैसे इन्फॉर्मेशन आई इट इज मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर। और वहां पर ललिता कुमारी में जब ये आर्ग्यूमेंट लिया गया था कि सर अगर आप इसको मैंडेटरी कर देंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अरेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया में, बोलो यस और नो। फिर वहां ललिता कुमारी ने क्या बोला था कि it is not always necessary to arrest, rather if the police officer after registering the FIR, if the police officer finds that it is a false FIR, then he is free to not to proceed with the investigation। बोलो yes or no, बोला था कि नहीं बोला था ललिता कुमारी के अंदर? तो यहाँ पर भी तो लिखा ही हुआ है कि अगर पुलिस वाले को लगता है कि भी FIR तो रिकॉर्ड कर ली बट देयर इज नो ग्राउंड फॉर एंटरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्यों नहीं है बताओ? क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है, फॉल्स है, झूठी है, उसको लगता है कि इसमें कोई है ही नहीं ये, तो उस केस में फिर वो क्या करेंगे पुलिस ऑफिसर? ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द, वो इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देंगे। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो, मना कर देंगे। अब देखो मैंने बोला था ना अक्रेंस रिपोर्ट जाती है जब मैजिस्ट्रेट साहब को तो वो कॉपी ऑफ द एफआईआर भेज देते हैं, बस दैट्स इट। बट जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती तो कॉपी के साथ स्पेशल रीजंस लिख के भेजते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने, क्यों नहीं कर रहे, रीजंस भी लिखने हैं और नहीं कर रहे हैं ये भी लिखना है। आई बात समझ नहीं? तो यहां पर यह है कि जब वो नहीं करना चाहते तो वो फ्री हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, बट फिर उनको अक्रेंस रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। और आगे देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, तो ये कह रहे हैं कि रेप वाले ऑफेंसेस में अब जैसे मान लो अब रेप तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बोलो यस और नो। और रेप की एफआईआर आई तो रेप के केस में कह रहे हैं कि भाई विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे या नहीं करेंगे, या नहीं करेंगे, बोलो यस और। रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे उसकी स्टेटमेंट? एट द रेजिडेंस ऑफ द, और ये आप याद करो जब हमने एफआईआर वाला सेक्शन पढ़ा था 173, वहां पर भी आपने ये पढ़ा था कि भाई एफआईआर रिकॉर्ड करनी है तो वहां पर उसको आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाएंगे, बोला था कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ पर भी अगर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, वो तो एफआईआर रिकॉर्ड करी थी, अगर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो वहां पर कहां पर रिकॉर्ड करनी है? शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस।
तो मतलब हो सकता है घर पे ना करें, किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे। एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमेन पुलिस, ये कह रहे हैं मैंडेटरी नहीं है, जहां तक पॉसिबल हो पाए उस स्टेटमेंट को कौन रिकॉर्ड करेगा? अगर पुलिस वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो फिर कौन करेगा? मेल। बट यहाँ पर वुमेन पुलिस ऑफिसर नाम इसलिए लिखा है बिकॉज रेप इज अ सेक्सुअल ऑफेंस, एंड यू नो दैट कि अगर एक सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम से अगर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं, शी माइट फील हेजिटेंट इन फ्रंट ऑफ द मेल पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर लिखा है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर से ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, और जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे वहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन और नियर रिलेटिव और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, एंड सच स्टेटमेंट may also be recorded through audio video electronic means including, तो मतलब ऑडियो वीडियो मतलब उसकी वीडियोग्राफी भी करनी है। इज दैट फाइन? ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो सबसेक्शन 2 है ना, ये जो आप ये पढ़ के आए ना प्रोवाइजो क्लॉज ए और बी, इसके रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग है। इसके रिगार्डिंग क्या है मैं आपको पढ़ने से पहले बता देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाले अंकल स्पॉट पे नहीं गए, अब मुझे बताओ स्पॉट पे कब नहीं जाते पुलिस वाले अंकल? अक्यूज नॉन है और लेस ग्रेव ऑफेंस है, और जहां पर एविडेंस स्पॉट पे मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी, तो वहां स्पॉट पे नहीं जाएंगे। तो जहां स्पॉट पे नहीं जाएंगे तो उनको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि मैं स्पॉट पे क्यों नहीं जा रहा। अरे बात समझ नहीं? तो क्लॉज ए को अगर क्लॉज ए के अंदर अगर वो स्पॉट पे नहीं, देखो सब सेक्शन 1 में तो उनके ऊपर मैंडेटरी है, शैल लिखा हुआ है, बोलो यस और नो, शैल लिखा कि उनको स्पॉट पे जाना ही जाना है। बट प्रोवाइजो के अंदर एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी है, बोलो यस और नो। और नीचे ये वाली जो क्लॉज सबसेक्शन 2 है, ये कह रहे हैं कि अगर वो सबसेक्शन 1 के अंदर मतलब मेन सेक्शन को कंप्लाई नहीं करते, मतलब स्पॉट पे नहीं जाते, और एक्सेप्शन के अंदर वो मतलब इसमें उनका केस फॉल कर रहा है, तो वहां पर फिर वो लिखेंगे कि मैं स्पॉट पे क्यों नहीं गया। आई बात समझ या नहीं? और इसमें ये कह रहे हैं कि जहां पर उन्होंने ये मन बना लिया कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, तो वहां पर पहली बात उनको रीजन रिकॉर्ड करने हैं कि मैं क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, और एक चीज और करनी पड़ेगी। ए वाले में तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, क्या करना है? सिर्फ रीजन रिकॉर्ड करने कि मैं स्पॉट पे क्यों नहीं जा रहा। जब उन्होंने मूड बना लिया कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, वहां पर 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो उनको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि मैं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा, एंड दूसरा उनको इन्फॉर्मेंट को भी इन्फॉर्म करना है, जिसने इन्फॉर्मेशन एफआईआर लिखवाई है ना, उसको भी इन्फॉर्म करना है कि भाई हम तुम्हारी इस एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। समझ आई बात? रीजन भी रिकॉर्ड करने और इन्फॉर्मेंट को भी इन्फॉर्म करना है कि वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। वाई? बताइए क्यों? इन्फॉर्मेंट को क्यों इन्फॉर्म करना है? इन्फॉर्मेंट को क्यों बताना है कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करें? बताइए क्यों? अगर अब इन्फॉर्मेंट को पता चल गया कि ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन डालेगा 175 क्लॉज 3 में। सुपीरियर में क्यों सुपीरियर के? वो तो एफआईआर रिकॉर्ड कर लिया, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। 173 में तो वो एफआईआर नहीं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो सुरभि ने बोला था सुपीरियर के पास नहीं जाएगा, तो सुपीरियर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब सुपीरियर के पास तब जाना था जब वो एफआईआर रिकॉर्ड, यहां पर तो उसने एफआईआर रिकॉर्ड कर लिया, बट रादर इज नॉट प्रोसीडिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। तो वहां पर फिर वो सीधा कहां जाएगा? 175 क्लॉज 3। प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल हो सकती है, या फिर 175 क्लॉज 3 में भी जा सकता है। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। इसको पढ़े अब? पढ़े चलिए। इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1। मुझे बताइए सबसेक्शन 1 ये है, इसकी पहली प्रोवाइजो कौन सी है? यही है, ये 2 हमने पढ़ी है, बोलो स्पॉट पे ना जाने वाली और इन्वेस्टिगेशन ना करने वाली। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इस केसेस में द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल, तो दोनों केसेस में जब वो स्पॉट पे नहीं जा रहे और जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तो लिख रहे हैं एसएचओ शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा द रीजंस फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन ऑफ दैट सबसेक्शन। दैट सबसेक्शन मींस सबसेक्शन 1, कि भाई वो कह रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन करो, और ये कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तो अकरेंस रिपोर्ट में आपको क्या लिख के भेजना है? रीजन एज टू व्हाई वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। बट आगे लिखा है एंड साथ ही साथ रीजन रिकॉर्ड करने, साथ ही साथ क्या करना है? फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। तो डीडीआर रिपोर्ट जो है हर 14 दिन के बाद आपको भेजनी है, डीडीआर रिपोर्ट भी भेजनी है। और आगे क्या लिखा है? एंड इन द केस मेंशन इन क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या था? क्लॉज बी को सेपरेटली बात करें हम। पहले इन्होंने ए और बी को इकट्ठी बात करी, इकट्ठा मतलब दोनों, जब वो स्पॉट पे नहीं जा रहे, जब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तब उनको रीजन रिकॉर्ड
करने हैं और डीडीआर भेजनी है, समझ आई बात। और क्लॉज बी में एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि क्लॉज बी में जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे वहां पर एसएचओ फोर्थ विथ नोटिफाइड टू द इन्फॉर्मेंट इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड बाय द, तो मतलब फोर्थ विथ उसको भी नोटिफाई करना है कि वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, क्योंकि इन्फॉर्मेंट चाहे तो वो 175 क्लॉज 3 के अंदर एप्लीकेशन लगाकर मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्शन करवा सकते हैं। आई बात समझ या नहीं। अब यहाँ पर मेरे एक पॉइंट समझने वाली बात है कि चलो कॉग्निजेबल केस में तो समझ में आ गया कि वो अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते तो वो एफआईआर के साथ एंडोर्समेंट कर देंगे वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, बोलो यस और नो। बट व्हाट अबाउट नॉन कॉग्निजेबल, उसमें तो एनसीआर पहले ही जा चुकी है एंड डीडीआर की रिपोर्ट तो पहले ही जा चुकी है ना। उस केस में क्या होगा फिर, उस केस में स्पेशल रिपोर्ट जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में वो लिख के भेजेंगे कि हम इस केस में इन्वेस्टिगेट पर 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 क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल केस में मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन होती है तो वो कभी भी नहीं कहते कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। आगे बात हमें एट द मोस्ट वो क्या लगा देंगे, क्लोजर रिपोर्ट लगा देंगे। बट वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी आ गया और वो ये कह रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू, समझ में आई, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, वो कभी ये नहीं बोलते। एट द मोस्ट वो क्या लगा देंगे, क्लोजर रिपोर्ट लगा देंगे कि सर इसके अंदर हमें कोई ऑफेंस नहीं बना। इज दैट फाइन, बोलो यस और नो। अब देखो ये पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। इसके जो नेक्स्ट है ना ये नए ऐड हुए हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, देन आई विल टेक यू इनटू द निटी एंड ग्रिटीज ऑफ सेक्शन 176। 176 में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वन बाय वन आई विल पिक इट अप, बट पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस कौन सा, ऑफेंस कौन सा, ध्यान से पढ़ो जरा भाई। जब इंफॉर्मेशन आई किसी ऑफेंस की, कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस ये नहीं कह रहे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं, बट कह रहे हैं ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 7 years और मोर, मतलब कि उसकी सजा 7 साल या 7 साल से ऊपर थी। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि पीछे शेड्यूल चेक कर लेना कि ऐसा कोई केस हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल हो और 7 साल या 7 साल से ऊपर पनिशेबल, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे नहीं लगता है ना। बट मैं आपको यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये कह रहे हैं बस ऑफेंस वर्ड यूज करें और एक पनिशमेंट का क्राइटेरिया दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, 7 years और मोर। अगर ऐसी कोई एफआईआर वगैरह आई है जिसमें ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसकी सजा कितनी है, 7 साल या 7 साल से ज्यादा, तो लिख रहे हैं एसएचओ शैल फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो आप शैल के बाद सीधा जंप करो जरा, एसएचओ शैल cause the forensic expert to visit the crime scene to collect the forensic evidences in the offense and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device। तो भाई अब इन्होंने ये नया ऐड कर दिया है, पुराने लॉ में ये नहीं था। अब इन्होंने कह दिया कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है किसी ऐसे ऑफेंस की जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा है, उस केस में एसएचओ साहब के ऊपर ये ड्यूटी है, शैल लिखा हुआ है कि वो फोरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पे लेके जाएंगे और वो वहां पर फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे एंड साथ ही साथ एसएचओ साहब उस क्राइम सीन की जो है वीडियोग्राफी भी करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, अपने मोबाइल फोन पे। लिखा है अपना है या कौन सा मुझे नहीं पता, पर लिखा है ऑन मोबाइल फोन। बट यहां पर ऊपर लिख दिया फ्रॉम सच डेट, ये एसएचओ साहब के ऊपर बाइंडिंग कब होगा, फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द। तो इसका मतलब बीएनएसएस तो अब इंप्लीमेंट हो गया ना, कब हुआ बताओ, 1 जुलाई 2024। तो ये अभी लागू नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि अभी इंडिया में फोरेंसिक एक्सपर्ट फोरेंसिक लेबोरेटरीज है ही नहीं। आरी बात समझ या नहीं, इसलिए इन्होंने कितने टाइम का ये टाइम दे दिया यहाँ पर, 5 years। इन्होंने बोला जब फोरेंसिक लेबोरेटरीज और फोरेंसिक एक्सपर्ट ये रिक्रूट कर लेंगे तब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि भी हमने ये रिक्रूट कर लिए हैं। जिस दिन से नोटिफाई करेगी, हाँ स्टेट गवर्नमेंट बना लेगी, नोटिफाई कर देगी विद इन 5 years। तो जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि अब हमारी स्टेट के अंदर ये फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं, ये लेबोरेटरीज हमने एस्टेब्लिश कर ली है, फोरेंसिक एक्सपर्ट रिक्रूट कर लिए हैं, वहां से फिर उनके ऊपर ये शैल हो जाएगा, वहां उस दिन से क्या हो जाएगा, ये शैल हो जाएगा, फिर उनके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाएगा, फिर उनको क्राइम सीन्स के ऊपर, इससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में कन्विक्शन रेट बहुत लो है ना, तो इट इज अ पॉजिटिव स्टेप। बट द थिंग इज भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ही नहीं है, आपके पास फोरेंसिक लेबोरेटरीज नहीं है, तो कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। इट इज़ अ वेलकम स्टेप, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इंडिया में हो जाएगा 5 सालों में कुछ या कुछ होगा आगे, इसमें हम देखेंगे।
बट एक बहुत ही इसके अंदर मुझे ये जो क्लॉज लग रहा है कि जिसमें ये कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ये वीडियोग्राफी करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मोबाइल फ़ोन में वीडियोग्राफी इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बोलो यस और नो। एंड बीएसए के अंदर वी हैव रेड दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में पहली बात तो आपको क्या देना है, या तो आप प्राइमरी एविडेंस दो, और प्राइमरी क्या है, मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ, एंड सेकेंडरी देना है तो सेकेंडरी देना है तो फिर उसके बाद उसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद वो सर्टिफिकेट लेके आओ, और सर्टिफिकेट सारा वो है ना सारा प्रोसेस। बट यहाँ लिखा है मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड करना है। मोबाइल फ़ोन पे अगर रिकॉर्ड कर भी लिया तो अब एक एसएचओ साहब कितने केसेस में आईओ बनेंगे, एक केस में आईओ बन गए, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो मोबाइल फ़ोन अगर मान लो कोर्ट ने ले लिया एज अ प्राइमरी एविडेंस कि ये हमारे पास रख दे, तो दूसरे केस में एसएचओ साहब नया मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे, फिर तीसरे केस में एसएचओ साहब नया मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे, ऐसे मोबाइल फ़ोन ही लेके आएंगे, और ये मोबाइल फ़ोन देगा कौन ये भी नहीं पता। इज दैट क्लियर, बोलो यस और नो। आगे बात समझ, आगे चलें, आगे चलते हैं जी हमारा। प्रोवाइडेड दैट वेयर फोरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, तो कह रहे हैं अगर 5 सालों में भी नहीं बनी, फोरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ऑफेंस, उस ऑफेंस को अगर फोरेंसिक नहीं बनी, तो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट शैल अंटिल द फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर इज डेवलप्ड, जब तक नहीं बनती तो वो दूसरी स्टेट से भी फिर नोटिफाई कर देंगे कि यहाँ से बुला के करवा लो। आगे बात समझ या नहीं, तो यहाँ पर आगे बुला लो। इज दैट क्लियर, बोलो यस और नो। ठीक है जी। अब अदरवाइज देखो मैंने ये कंप्लीट हो गया हमारा, बट अभी हमारे पास 177 और 178 है। इसमें हमने ये भी डिस्कस करना है कि भाई 177 178 में क्या पावर दे रखी है। बट बिफोर दैट हमारा टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से आप लिख लीजिए व्हाट इज अकरेंस रिपोर्ट, देन टुमारो वी विल स्टार्ट विद डिफरेंस बिटवीन अकरेंस रिपोर्ट एंड पुलिस रिपोर्ट, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंडिंग अकरेंस रिपोर्ट। ठीक है, पहले हम लिखेंगे व्हाट इज अकरेंस रिपोर्ट, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन अकरेंस रिपोर्ट एंड पुलिस रिपोर्ट, एंड देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंडिंग। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंडिंग अकरेंस रिपोर्ट, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस, टू अवॉइड द मैनिपुलेशंस, यस, एंड टू इन्फॉर्म हिम एज टू वेदर दे आर इन्वेस्टिगेटिंग। आई बात समझ या नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो आपने बता दिया ना, ये भी बता दो व्हाट इज अकरेंस रिपोर्ट। Occurrence report is nothing but is a copy of the FIR with an endorsement that the police or they are going to investigate the case. यही होता है ना occurrence report। अब ये भी बता दो what is the difference between occurrence report and police report। Occurrence report is filed immediately after the filing of the FIR, and police report is filed after the whole investigation is completed. On occurrence report, magistrate does not take the cognizance, but on police report, magistrate takes the, बता रहे हो आप तो, चलो वेरी गुड, लिख लो फिर एक पॉइंट। फिर आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे, टुमारो अगला जो है अगला कार्यक्रम देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए लिखिए पहले अभी, अकरेंस रिपोर्ट इज अ कॉपी ऑफ द FIR, अकरेंस रिपोर्ट इज अ कॉपी ऑफ द FIR which is sent forthwith, which is sent forthwith to the, which is sent forthwith by the, sorry, which is sent forthwith by the police station in charge, by the police station in charge, by the police station in charge to the judicial magistrate, to the judicial magistrate, to the judicial magistrate, in which he makes an endorsement, in which he makes an endorsement, in which he makes an endorsement as to whether he is investigating the case or not, as to whether he is investigating the case or not, as to whether he is investigating the case or not, as to whether he is investigating the case or not. And if he has decided not to investigate, and if he has decided not to investigate, and if he has decided not to investigate, then he will write the reasons, then he will write the reasons as to why
then he will write the reasons as to why he is not investigating. Then he will write the reasons as to why he is not investigating. He will write the reasons as to why he is not investigating. Then ये भी लिख लो एक बार प्लीज. Difference between occurrence report and police report, ये भी लिख लो फटाफट. Occurrence report is different from police report. Occurrence report is different from police report. Occurrence report is sent to the magistrate forthwith. Occurrence report is sent to the magistrate forthwith. Occurrence report is sent to the magistrate forthwith after the filing of the FIR. After the filing of the FIR. After the filing of the FIR. And at that time, practically no investigation has been conducted, and at that time practically no investigation has been conducted as such, and at that time practically no investigation has been conducted as such. Full stop. आगे लिखिए, the magistrate cannot take cognizance on the basis of the occurrence report. The magistrate cannot take cognizance on the basis of the occurrence report. Full stop. आगे लिखिए, on the other hand a police report is a report of the investigation. On the other hand, a police report is a report of the investigation with all the evidences which have been collected, and it will be filed only after the investigation is completed. And it will be filed only after the investigation is completed. It will be filed only after the investigation is completed. The magistrate may take cognizance. May कह रहा हूँ because police report में magistrate is not bound to take cognizance always. बोलो yes or no? तो लिखिए, the magistrate may take cognizance upon such police report. The magistrate may take cognizance upon such police report. The magistrate may take cognizance upon such police report. Now, tomorrow we will proceed ahead, and tomorrow we will do an important section. Section 178 is very important. 178 के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं जब उनके पास अकरेंस रिपोर्ट आती है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की क्या पावर है सर अकरेंस रिपोर्ट में, वो क्या कर सकते हैं. आई बात समझ या नहीं? सो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आया समझ, बताइए प्लीज. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर.